माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जनरल एक्सेप्शन की वीडियो नंबर 3 कवर करेंगे, जिसके अंदर हम कवर करेंगे आपका सेक्शन 87 से 95 तक। मैंने इससे पहले की वीडियो भी डाल रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको आई बटन से उसका डिस्क्रिप्शन ले लीजिए। तो शुरू करते हैं जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 87 से 95 तक। 87 एक्ट नॉट इंटेंडेड and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent। ऐसे एक्ट जिसको करने पर हमारी मंशा नहीं थी कि हम किसी आदमी को मारें, हम किसी आदमी को ग्रीवियस हर्ट दें। मतलब हमारे किसी एक्ट से किसी आदमी की डेथ हुई, किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचा, लेकिन उसको डेथ देने की या उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने की हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी, हमारी कोई मंशा नहीं थी। डेफिनेशन क्या कहती है? नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड, मतलब जहां पर कोई मंशा नहीं थी। क्या करने की मंशा नहीं थी? किसी की डेथ करने की मंशा नहीं थी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने की मंशा नहीं थी। या फिर विच इज नॉट नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ और द ग्रीवियस हर्ट। पहली चीज, हमारी इंटेंशन नहीं थी मारने की, हमारी इंटेंशन नहीं थी ग्रीवियस हर्ट देने की। और दूसरी चीज, हम जो ये एक्ट कर रहे थे, हमें ये भी नहीं पता था कि इसका जो आउटपुट आएगा, रिजल्ट आएगा, या इसकी जो संभावना आएगी वो डेथ भी हो सकती है या वो ग्रीवियस हर्ट भी हो सकती है। हमें अंदाजा भी नहीं था कि हमारे इस एक्ट की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है या उसकी ग्रीवियस हर्ट भी पहुंच सकती है। इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे or intended by the doer to cause to any person above 18 years of age। अगर वो एक ऐसा काम करता है, अब यहाँ पे उसकी इंटेंशन नहीं थी, और दूसरी यहाँ पे एज जो बोली गई है वो 18 ईयर से ऊपर है। अगर वो आदमी 18 साल से कम का है तब तो वो बच जाएगा, लेकिन अगर वो 18 साल से ज्यादा का है तो वो नहीं बच पाएगा। और यहाँ पर वो बात करी गई है कंसेंट की। अब वो जो कंसेंट दी गई है, वो कंसेंट देनी जरूरी है 18 साल से ज्यादा के उम्र के आदमी की। हु हैज गिवन कंसेंट वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब वो जो कंसेंट होगी वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और वो इम्प्लाइड भी हो सकती है। अब कंसेंट किस चीज की देगा? उस हार्म को झेलने की, उस हार्म को सफर करने की। मतलब अगर कोई किसी को बोलता है कि आप मुझे चोट मारें, तो उसकी कंसेंट जरूरी होगी, लेकिन जब उसने कंसेंट दी है तो वो 18 साल से ज्यादा का होना चाहिए कंसेंट देने वाला। और by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause harm such person who has consented the distal same। मतलब अगर कोई आदमी कहता है कि आप मुझे ये हार्म पहुंचा दें, या आप मुझे ऐसे मारे, या आप मुझे किसी भी तरह का हार्म पहुंचाएं, तो उसकी एज जो है वो 18 साल से ज्यादा की होनी चाहिए। अब इसकी एक इलस्ट्रेशन आती है, और ये इलस्ट्रेशन बार बार एग्जाम में पूछता है। ए और जेड थे, उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या किया? तलवारबाजी का खेल आयोजित किया। अब तलवारबाजी के खेल में उन दोनों की आपसी सहमति थी कि अगर उन दोनों ने गेम फेयरली खेला, फेयरली गेम खेलते हुए अगर किसी को चोट लग जाती है या कोई उससे मर जाता है, तो दूसरा आदमी उसके लिए लायबल नहीं होगा। दिस एग्रीमेंट इम्प्लाइज द कंसेंट टू ऑफ ईच टू सफर एनी हार्म। किसी भी तरीके का हार्म हो सकता है गेम खेलते हुए। गेम मतलब तलवारबाजी खेलते हुए किसी भी तरीके का हार्म हो सकता है। इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग मे बी कॉज विदाउट फॉल प्ले। मैंने पहले कहा, अगर उन्होंने फेयर प्ले किया और उसके बीच में कोई हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, या किसी की डेथ भी होती है, तो वो दूसरे वाला आदमी उसके लिए लायबल नहीं होगा। एंड इफ ए while playing fairly hurts Z, A has not committed any offense। अगर ए और जेड के बीच में पहले कोई एग्रीमेंट हुआ या म्यूचुअल कंसेंट हुई कि हम ये गेम खेलते हुए अगर किसी से भी फेयर प्ले करते हुए किसी को कोई चोट लग जाती है, किसी को कोई हर्ट हो जाता है, तो उस केस के अंदर जिससे हर्ट हुआ है वो लायबल नहीं होगा। सेक्शन 88
एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ। अब यहाँ पे भी डेथ करने की मंशा नहीं थी। डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ, लेकिन वो किया गया है किसी की गुड फेथ में, वो किया गया है किसी की सहमति लेकर, वो किया गया है किसी को बचाने के लिए, फॉर द पर्सन बेनिफिट, उस आदमी की बेनिफिट के लिए। नथिंग विच इज, ऐसा कोई भी एक्ट जिसमें कि उसकी इंटेंशन ना हो कोई डेथ करने की, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज, पहली चीज इट मे कॉज, और इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज, और बीन नोन बाय द डूअर टू लाइक टू कॉज। पहली चीज इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, दूसरी उसको ये भी पता नहीं होना चाहिए कि मेरे इस एक्ट से ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, अगर मैंने कोई एक्ट किया है उसका आगे जाकर भी उससे कोई डेथ तो नहीं होने वाली। एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन अ गुड फेथ, लेकिन वो एक्ट कौन सा होना चाहिए, गुड फेथ में किया हुआ होना चाहिए। एंड हु हैज गिवन अ कंसेंट वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड टू सफर दैट हार्म और टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म। इसकी एक इलस्ट्रेशन अक्सर एग्जाम में पूछता है। ए एक सर्जन होता है, knowing that a particular operation is likely to cause the death of Z। ए को ये पता होता है कि इस ऑपरेशन से संभावना है कि जेड की डेथ हो सकती है। एक बहुत क्रिटिकल केस था, ए डॉक्टर था और जेड पेशेंट था। जेड की हालत बहुत क्रिटिकल हो रखी थी। अब यहाँ पर ए एक डॉक्टर होते हुए ये जानता था कि अगर ये ऑपरेशन किया तो यहाँ पर एक चांस है कि ए की उसमें डेथ भी हो सकती है, लेकिन Z who suffers under the painful complaint but not intending to cause Z death। अब यहाँ पर जो डॉक्टर की मंशा थी वो Z को ठीक करने की थी, ना कि Z को मारने की। And intending in a good faith for the Z benefit perform that operation on Z with Z consent। अब यहाँ पर Z की सहमति से Z की भलाई के लिए Z का ऑपरेशन कर दिया गया। A has not committed any offense। हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं और हमारा कोई मेजर ऑपरेशन होना होता है तो डॉक्टर हमसे एक एनओसी लिखवाता है। उसमें यही होता है कि अगर कल को कुछ हमारे को हो गया तो डॉक्टर उसके लिए लायबल नहीं है। अब इस केस में भी डॉक्टर लायबल क्यों होगा, जब उसने जेड की सहमति से जेड की भलाई के लिए, अब रिस्क तो होता है, डॉक्टर को पता होता है कि वो डेथ हो सकती है, लेकिन फिर भी वो तो अपनी जान बचाएगा। तो इस केस में भी जेड के डेथ के लिए ये लायबल नहीं होगा। सेक्शन 89, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड। अब यहाँ पर बात की है बेनिफिट ऑफ चाइल्ड की या कोई इंसेन पर्सन की, जिसकी हमें कंसेंट किससे मिली है, गार्जियन से मिली है। ऊपर वाले सेक्शन में हमें क्या था, कंसेंट मिली थी उस पर्सन पर्टिकुलर से, लेकिन 89 में क्या बात करी गई है, हमें कंसेंट मिली है गार्जियन से। किसकी बेनिफिट के लिए मिली है, चाइल्ड के या इंसेन पर्सन के। नथिंग विच इज डन इन अ गुड फेथ, ऐसा कोई भी काम जो कि गुड फेथ में किया गया हो, किसी बच्चे की भलाई के लिए किया गया हो, लेकिन वो बच्चा जो है 12 साल से कम उम्र का होना चाहिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 ईयर ऑफ एज। 89 में जो एज स्पेसिफाई कर रखी है बच्चे की, वो 12 साल से कम उम्र का बच्चा होना चाहिए या फिर कोई अनसाउंड माइंड का आदमी होना चाहिए, और उसकी जो कंसेंट है वो एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऑफ गार्जियन और अदर पर्सन हैविंग अ लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन। अब इस सेक्शन से प्री में क्वेश्चन पूछ लेता है कि वो जो गार्जियन होगा वो उसका मेन गार्जियन होगा या कोई भी पर्सन जो अपॉइंट करे लॉ से। तो इसमें हम लिखेंगे दोनों। इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और इंटेंट बाय द डूअर और टू कॉज और बी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज द पर्सन, तो वो सब एक्ट भी अपराध में नहीं आएंगे। अब इसकी 4 एक्सेप्शन है। पहली एक्सेप्शन, अब इस एक्सेप्शन का बेनिफिट तब नहीं मिलेगा जब उसकी इंटेंशन हो डेथ कॉज करने की, जब उसकी इंटेंशन हो अटेम्प्ट टू डेथ कॉज करने की। अभी हम जब ऊपर पढ़ के आए थे तो वहां पर एक चीज बोल रखे थे कि आपकी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए किसी को मारने की, या आपकी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए किसी को अटेम्प्ट टू डेथ करने की।
ये इसका पहला एक्सेप्शन है। अब सेकंड एक्सेप्शन की बात करते हैं, that this exception shall not extend to give anything which the person doing it known to likely to cause death for the purpose of other than preventing death or grievous hurt, or curbing any grievous hurt, disease or infirmity. पहली एक्सेप्शन थी इसकी डेथ की, दूसरी है ग्रीवियस हर्ट और ग्रीवियस डिजीज। हम ये चाहते हुए भी किसी को ग्रीवियस हर्ट नहीं देंगे, अगर हमने दे दी तो हमें 89 का एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन 3, अगर हमने किसी को वॉलंटरी कॉज ग्रीवियस हर्ट दे दिया, जो हम सेक्शन 325 में पढ़ेंगे, या हमने किसी को अटेम्प्ट कर दिया ग्रीवियस हर्ट देने का, तो भी हमें ये एक्सेप्शन नहीं मिलेगी। प्रोवाइडेड 4, एक्सेप्शन 4, किसी भी अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस के लिए हमें ये एक्सेप्शन नहीं मिलेगी। हमने अभी तक इसके 4 एक्सेप्शन पढ़ी, पहली डेथ, दूसरी हार्म, तीसरी वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट और चौथी अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस। इन 4 केसों में उसको 89 की एक्सेप्शन नहीं मिलेगी, बाकी हर केस में मिल जाएगी। और 89 में जो एज दे रखी है चाइल्ड की, वो दे रखी 12 ईयर, या फिर कोई अनसाउंड माइंड का। इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं। A in a good faith for the benefit of his child without his child consent has his child cut for the stone by the surgeon, knowing it likely to that the operation will cause the child death. एक बच्चे को पथरी थी, उसके भलाई के लिए वो सर्जन के पास ले गया, और ये पता था कि अगर ये ऑपरेशन थोड़ा फेल हो गया तो बच्चे की डेथ हो सकती है, लेकिन सिर्फ बच्चे की भलाई के लिए वो उसने ऑपरेशन परफॉर्म करवाया, अपनी कंसेंट दे दी कि आप इसका ऑपरेशन करें, बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज द डेथ ऑफ चाइल्ड। A is within the exception in as much as his object was the cure of the child. अगर उस ऑपरेशन के दौरान उसकी डेथ भी हो जाती है तो भी उसका फादर और वो डॉक्टर दोनों एक्सेप्शन के अंडर आए, क्योंकि उसने उसकी बेनिफिट के लिए काम किया था, ना कि उसकी इंटेंशनल डेथ के लिए। सेक्शन 90, कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर ऑफ मिसकंसेप्शन। सपोज कर लीजिए मैं गया मिस्टर एक्स के पास और मैंने उसकी कनपट्टी पर रख दी बंदूक और बोला, क्या आप मेरा ये पेन 20 लाख रुपए में खरीदेंगे? अब वो मरता क्या ना करता, उसने बोला यस मैं खरीदूंगा, पर यहाँ पर जो कंसेंट दी गई है वो क्या फ्री थी? नहीं थी। वो उसने क्यों दी थी? क्योंकि मैंने उसकी कनपट्टी पर बंदूक रखी थी, मतलब मैंने उसको फियर दिया था, मतलब मैंने उसको मिसकंसेप्शन दिया था, मैंने उसको इंस्टेंट डेथ दिया था कि अगर तू ये नहीं खरीदेगा तो मैं तेरे को मार दूंगा। अब उसने अपनी जान बचाने के लिए अपनी कंसेंट दे दी, लेकिन वो फ्री नहीं थी। अब जब कभी कोर्ट में कभी ट्रायल चलेगा तो उनको बोल देगा, कोर्ट को बोल देगा कि सर इसने तो मेरी कन्वर्टिबल पे बंदूक की, फिर मैंने अपनी जान बचाने के लिए बोल दिया कि मैं ले लूंगा, लेकिन उस टाइम में मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी। A consent is not such a consent as it intended by any section of this code if the consent given by the person under fear of injury, कन्वर्टिबल पे बंदूक रखी, अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, बोल दिया कि मैं तेरे बच्चे को उठा लूंगा और तू मेरा ये पेन खरीद 20 लाख रुपए का, एंड इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोज, जो आदमी एक्ट कर रहा है उसको ये पता हो या उसको ये विश्वास हो कि जो ये कंसेंट दी गई है ये उसी फियर में दी गई है या उसी मिसकंसेप्शन में दी गई है जिस तरीके से वो चाहता था। अब इसके अंदर 2 केस की बात करते हैं, पहला है इंसेन पर्सन के बारे में, दूसरा है चाइल्ड के बारे में। इन केस ऑफ इंसेन, if the consent is given by a person who from unsoundness of mind or intoxication, या तो कोई ऐसा आदमी हो जो अनसाउंड माइंड का हो या कोई ऐसा आदमी हो जो इंटॉक्सिकेटेड हो, is unable to understand the nature, उसकी स्थिति को समझने में अक्षम हो, वो ये समझ ही नहीं पा रहा हो कि भैया जो ये काम मैं कर रहा हूं या जो काम मैं करने वाला हूं उसका नेचर क्या है,
वो लॉ के खिलाफ भी है या लॉ के साथ है, वो राइट है या रॉन्ग है, वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है या पब्लिक इंटरेस्ट के साथ है। अब अगर उसको इसके नेचर का जरा भी ज्ञान नहीं हो वो काम करते हुए, नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट टू विच ही गिव हिज कंसेंट, अगर उसने वो सहमति देते हुए उसके परिणामों के बारे में उसको ज्ञात ही ना हो, या वो उस टाइम पर इंटॉक्सिकेटेड हो, या वो उस टाइम पर अनसाउंड माइंड का हो, तो वो इस एक्सेप्शन के अंदर आ जाए। अब चाइल्ड की बात है, जब तक कि कोई कॉन्ट्रेरी प्रूव ना हो जाए तब तक यही माना जाएगा कि भैया एक 12 साल से कम उम्र का बच्चा अपराध नहीं कर सकता। अगर ये कॉन्ट्रेरी आ गई कि सर ये अपराध करते हुए वो उसका नेचर समझने में बिल्कुल पूरे तरीके से एलिजिबल था, बिल्कुल पूरे तरीके से वो इसको समझने में सक्षम था, तो उस केस के अंदर वो बच्चा लायबल होगा। लेकिन अगर ये प्रूव हो जाए कि वो एक्ट करते हुए वो बच्चा अक्षम था, नेचर को समझने के लिए वो तैयार नहीं था, तो उस केस में वो बच्चा बच जाए। सेक्शन 91, इस सेक्शन के अंदर से एक ही बार बार प्री में क्वेश्चन आता है, मिसकैरेज होना। आपको सिचुएशन ये दे देंगे कि ए हस्बैंड है, बी वाइफ है। अब ए ने अब बी के वोन में एक बच्चा था, मतलब वो बी प्रेग्नेंट थी और उसको एक बच्चा था होने वाला था। अब ए ने उस बच्चे को मार दिया, कोई दवाई ववाई दे के मार दिया, तो यहाँ पर क्या ए बी को हार्म पहुंचाने के लिए लायबल होगा या ए मर्डर का दोषी होगा? तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ए सिर्फ मिसकैरेज का दोषी होगा, क्योंकि उसने वुंड के अंदर मारा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मिसकैरेज का दोषी होगा। इसके अंदर तो एक ही क्वेश्चन बार बार आता है, और अभी इसको खत्म होने के बाद मैं आपको एमसीक्यू की सीरीज भी दूंगा। उसके अंदर अभी तक हमने जो पढ़ रखा है उनके सबके एमसीक्यूज भी आएंगे, उसको भी हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। सेक्शन 92, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट। अब ऐसी स्थिति में आ जाती है कभी कभार कि हम उस आदमी की कंसेंट लेंगे तो उसको ज्यादा हार्म हो जाएगा, और उसकी बेनिफिट के लिए हम उसको उससे कंसेंट लिए बना उसके हम काम कर देते हैं, क्योंकि अगर कंसेंट लेने में रह गए तो उसकी जान चली जा सकती है। इसकी इलस्ट्रेशन आएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको, उसको ध्यान से सुनो। Nothing is an offense by reason of any harm which it may cause to a person for whose benefit in good faith। वही बात है, किसी आदमी की बेनिफिट के लिए किया हो या उस आदमी के लिए किया हो, गुड फेथ में किया हो, इवन विदाउट द पर्सन कंसेंट। अब अगर उसमें 92 में अगर हमने उसकी कंसेंट भी नहीं ली है तो भी, if the circumstances are such that it is impossible for the person to signify consent, ये स्थिति बन रही हो कि उसकी कंसेंट लेनी अभी असंभव है या उसकी कंसेंट लेने से अभी काम में देरी हो सकती है। इफ दैट पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, या वो आदमी अपनी कंसेंट देने में उस टाइम पर सक्षम नहीं हो, एंड हैज नो गार्जियन, उस टाइम पर उसके कोई गार्जियन नहीं हो जो उसके बिहाफ पर कंसेंट दे सके, और अदर पर्सन इन लॉफुल चार्ज, कोई गार्जियन ना हो, कोई लॉफुल चार्ज का पर्सन ना हो जो उसके बिहाफ पर जो है कंसेंट दे सके, whom it is possible to obtain consent in time for the things to be done with the benefit। अब इसके 4 एक्सेप्शन, that this exception shall not extend, वो जो अभी हम पहले पढ़ के आए थे वही सेम 4 एक्सेप्शन होंगे। पहली होगी डेथ, दूसरी होगी सॉरी दूसरी होगी ग्रीवियस डिजीज या ग्रीवियस हर्ट की बात, तीसरी होगी वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, और तीसरा होगा अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस। अब इसके अंदर जो ये इलस्ट्रेशन है 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात सुन लीजिएगा, पूरी आईपीसी में इलस्ट्रेशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो और कोई नहीं होते, सिर्फ इलस्ट्रेशन होती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इन इलस्ट्रेशन को एक को भी मत छोड़ना, क्योंकि आपके जो भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे वो और कहीं से नहीं बनते, चाहे कोई सा भी एक्ट हो, इलस्ट्रेशन से ही बनेंगे और एज इट इज ही दे देगा। तो इसलिए इन पर जरा ध्यान देना। Z is thrown from his house and
is insensible. A surgeon find that the Z required to be treatment. A not intend to Z death but in good faith for the Z benefit perform the Karpan before Z recover his power of judging him for himself. A committed no offense. जेड अपने घर की छत से गिर जाता है, उसको बहुत सर पे चोटें आती है। अब एक डॉक्टर होता है, उसको ये पता होता है कि अगर इसका अभी ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये मर सकता है। अब वहां पे उसकी कंसेंट देने के लिए कोई भी नहीं था। अब ए ने अब जेड ने सॉरी ए ने बिना जेड की कंसेंट के ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। अब उस कंडीशन में क्या हम डॉक्टर को ऐसे बोलेंगे कि नहीं भैया तुमने कंसेंट नहीं ली थी तो तुमने ऑपरेशन क्यों कर दिया, अब आप लायबल हो? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर डॉक्टर ने जेड की जान बचाने के लिए ऑपरेशन किया था। अगर वो कंसेंट के चक्कर में रहता तो वो जेड कब का मर चुका होता। अब वो बात की बात है कि उससे उसकी की दिमागी हालत ठीक नहीं हुई या दिमाग में इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन जान तो बच गई, गुड फेथ में था। इसीलिए यहाँ पर जो डॉक्टर है वो जेड की इस हालत के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उसका मेन पर्पस था कि इसकी जान बचाई जाए और जो उसने बचाई। इलस्ट्रेशन जेड कैरी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेड इज कैरिड ऑफ बाय टाइगर। एक शेर जेड को अपने मुंह में दबाकर ले गया। ए ने टाइगर के ऊपर फायर किया इस मंशा से कि वो टाइगर को मारेगा और जेड को उससे छुड़ा करके ले जाएगा। लेकिन वहां पर ए को ये अंदेशा भी था कि वो गोली थोड़ी बहुत जेड को भी लग सकती है, और वो गोली हल्की सी जेड को भी लगी जिससे कि जेड को चोट आई। लेकिन यहाँ पर ए जेड को मारने के लिए दोषी नहीं हुआ, क्योंकि उसका मेन पर्पस क्या था? शेर को मारूंगा और जेड को बचा के लेके जाऊंगा। अब वो शेर भाग रहा था तो निशाने में थोड़ी मिस्टेक हो गई और वो गोली थोड़ी सी लग गई जेड को। तो यहाँ पर वो ए जो है जेड को मारने के लिए दोषी नहीं हुआ, क्योंकि उसका मेन इंटेंशन क्या था? शेर को मार के जेड को बचाना। A surgeon sees a child suffer an accident which is likely to prove fatal unless an operation be immediately performed. There is no time to apply the child guardian. A perform the operation in spite of entreaties of the child, intending in good faith. The child benefit as A has no offense. वही बात है, एक बच्चा पार्क में कहीं कहीं खेल रहा था, झूले से गिर गया, सर पे चोट लगी। डॉक्टर ने सामने से देखा तो डॉक्टर को लगा कि भैया अगर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी डेथ हो जाएगी। और ना वहाँ पे उस टाइम पे उसके पेरेंट्स थे, ना उसके के गार्जियन थे, ना कोई उसके लीगल हायर थे जो उसके ब्याह पे कोई पेंशन दे सके डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने अपनी जिम्मेदारी समझ के उसका ऑपरेशन किया। अब अगर इस दौरान उस चाइल्ड की डेथ भी हो जाती है तो वो डॉक्टर उसके लिए लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो मेन पर्पस था वो था बच्चे की जान बचाना, ऑपरेशन करना, जो उसने किया उसमें उसकी कोई मिस्टेक नहीं थी। तो यहाँ पर डॉक्टर उसके लिए लायबल नहीं होगा। लास्ट इलस्ट्रेशन, ए इन हिज हाउस विच इज ऑन फायर। ए के घर में आग लगी थी, सॉरी ए एक घर में घुसा जिसमें आग लगी थी जेड के साथ, और एक उनके घर में चाइल्ड भी था, बच्चा भी था। ए जेड और एक बच्चा एक घर में थे जहां पर आग लगी थी। अब जो लोग नीचे खड़े हुए थे उन्होंने एक ब्लैंकेट स्ट्रेच करके पकड़ा हुआ था ताकि ऊपर से लोगों को गिराएंगे और उस ब्लैंकेट में पकड़ लेंगे। ए ड्रॉप द चाइल्ड फ्रॉम द हाउस टॉप। ए ने बच्चे को बचाने के लिए बच्चे को ऊपर से गिरा दिया इस मंशा के साथ कि बच्चा उस ब्लैंकेट के ऊपर गिरेगा और बच्चा बच जाएगा। नोइंगली इट टू बी लाइकली फॉल मे किल द चाइल्ड। अब जब इतनी दूर से गिराएगा तो कहीं ना कहीं पता होता है कि बच्चा अगर ऊपर नीचे हो गया तो बच्चा मर भी सकता है। लेकिन यहाँ पे मंशा थी बच्चे को बचाने की कि मैं उस ब्लैंकेट पर डालूंगा। लेकिन अगर ऊपर से गिराते हुए बच्चा आगे पीछे कहीं गिरता है और उससे उसकी डेथ हो जाती है तो भी यहाँ पर ए किसी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ए की जो मेन इंटेंशन थी वो बच्चे को कैसे भी करके बचाने की थी।
उसकी इंटेंशन क्या थी कि मैं ऊपर से गिराऊंगा, ब्लैंकेट पे वो बच्चे को पकड़ लेंगे, बच्चा बच जाएगा। अगर वो कहीं बाई चांस आगे पीछे हो भी जाता है और उससे डेथ हो जाती है तो ए उसके लिए लायबल नहीं। सेक्शन 93, कम्युनिकेशन डन इन गुड फेथ। नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस by reason of any harm to the person to whom it is made, if it is made for the benefit of a person। सपोज कर लीजिए एक डॉक्टर है और एक पेशेंट है कैंसर का, उसको है लास्ट स्टेज का कैंसर, उसको पहले नहीं पता था। डॉक्टर के कहने पे उसने चेकअप करवाया, उसको हो गया रिपोर्ट कंफर्म कि आपको कैंसर लास्ट स्टेज का। डॉक्टर ने उसको बता दिया कि भैया आपको कैंसर लास्ट स्टेज का है, और इतना सुनते ही उनको हार्ट अटैक आ गया और वो नमस्ते बोल रहे। तो इस केस में डॉक्टर उसके लिए उसकी डेथ के लिए लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने जो इन्फॉर्मेशन दी उस पेशेंट की भलाई के लिए दी थी कि आपको कैंसर है, लास्ट स्टेज में है। अब अगर वो उसको झेल नहीं पाया पेशेंट तो उसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं। ये इलस्ट्रेशन है। A surgeon in a good faith communicates to a patient his opinion that he cannot live. The patient died in a consequences of the shock. A has committed no offense, though he knew it to be likely that the communication might cause patient death। अब भैया जो इन्फॉर्मेशन है डॉक्टर का, जो जिम्मेदारी है वो तो उसने निभाई है पूरी इन्फॉर्मेशन देके। अब उसको अगर वो झेल नहीं पाया पेशेंट तो उसमें डॉक्टर की तो कोई गलती नहीं है। अब सेक्शन 94, एक्ट टू विच द पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट। अब कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जो थ्रेट से कंपेल होंगे? मर्डर, मर्डर को छोड़ के, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट को छोड़ के, उन सब को छोड़ के ऐसे कोई अपराध नहीं होंगे। लेकिन इनकी एक एक्सेप्शन है जो अभी आने वाले टाइम में आईपीसी में मैं आपको एक एक बताऊंगा। अभी मैं इस सेक्शन 94 को इसमें कवर नहीं कर रहा। जब हम पढ़ेंगे डकैती, रॉबरी, उसके अंदर मैं इसको को कवर कराऊंगा। सेक्शन 95, लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, एक्ट कॉजिंग स्लाइटली हार्म। इसको हम बोलते हैं ट्रिफलिंग एक्ट, छोटे मोटे एक्ट। Nothing is an offense by reason that it cause or that it is intent to cause or that it known to be likely to cause any harm if that harm is so slight that no person ordinary sense or temper would complain of such harm। मतलब कुछ ऐसे एक्ट हो जाते हैं, गलती से हो जाते हैं, छोटे मोटे एक्ट है जिनका कि हम ऑफेंस नहीं मान सकते। सपोज कर लीजिए एक बस जा रही है, बहुत भरी हुई है, उसमें अगर एक पैसेंजर ने किसी दूसरे पैसेंजर को बाय मिस्टेक उस भीड़ के चक्कर में हल्का सा धक्का लग गया तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। किसी आदमी ने बिना पूछे किसी की माचिस यूज कर ली, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। मतलब जो भी छोटे मोटे एक्ट हैं जिनको हम ऑफेंस नहीं बोल सकते वो सब आएंगे ट्रिफलिंग एक्ट के। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सजेशन हो तो उसको प्लीज़ लिखें कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। और अगली वीडियो हमारी होगी लास्ट जनरल एक्सेशन के ऊपर, जिसके अंदर हम कवर कर देंगे अप टू 106 तक। तब तक के लिए थैंक यू।